ठीक है, तो एक सिंपल एक मेथड बनाते हैं। जो कल हमारा मेथड वाला टॉपिक हुआ है और उसमें आर्गुमेंट नो आर्गुमेंट था, रिटर्न टाइप था, है ना। तो मतलब मैंने कल सारे ही टाइप के मेथड बता दिया कि कैसे बनते हैं। ठीक है, आज बस देखना है कि उन मेथड को कैसे यूज़ करना है। अगर कोई कंडीशन मुझे आती है कि चलो ये मेथड कब यूज़ करें या कैसे करें, है ना, तो बेस्ड ऑन दैट हमें वो कैसे यूज़ करना है मेथड को, वो देखेंगे आज। ठीक है, तो एक सिंपल एक मेथड बना देते हैं कल जैसा था, स्टैटिक वॉइड एबीसी, स्टैटिक वॉइड एक्सवाइजेड। ठीक है, तो एक मेथड हम रखते हैं नो आर्गुमेंट और एक रखते हैं आर्गुमेंट, एंड आई एंड जे। ठीक है, और यहाँ पर होगा एंड सी इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे, और ये वाला प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड मेथड, और यहाँ पर कैलकुलेशन को ऐड कर देंगे सी। ठीक है, सिमिलरली एक और मेथड बनाएंगे जिसमें रिटर्न टाइप रहेगा। तो तीन टाइप के हमारे मेथड कवर हो जाएंगे। यहाँ हम देते हैं इंट, मतलब ये रिटर्न करने वाला है इंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ये रिटर्न करेगा इंट तो यहाँ पे हम क्या लिखें, रिटर्न कीवर्ड, सबसे पहले रिटर्न कीवर्ड, देन सी। ठीक है, कोई भी इंट हो सकता है, तो अभी के लिए हम सी को रिटर्न करवा रहे हैं। ओके, क्या हुआ, अच्छा एक जैसे हो गया ये, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। तो फिर भी अभी चेंज नहीं, वो एरर दे रहा है, क्यों एरर क्यों दे रहा है नहीं। अच्छा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, हाँ हाँ करेक्ट, एक्स वाई जेड वन। इसको भी अगर वन कर दिया तब भी एरर देगा, है ना। इसमें मैं अगर कुछ चेंज करूँ, क्या कर सकता हूँ चेंज, बेसिकली टॉपिक अभी आने वाला है। ठीक है, चलो उसको छोड़ ही दो अभी। ठीक है, ये एक्स वाई जेड वन, एक्स वाई जेड टू, और दोनों में भी मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल ऐसे ही ले रहा हूँ, आई और जे या फिर ए बी, दोनों में भी दो दो इंट रहेंगे। और वो दोनों इंट क्या होंगे, यहाँ पे कैलकुलेट होंगे। इसमें हम डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे हैं, इसमें रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस बस ये दोनों में। ठीक है, इनके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन हुआ था फिर, नहीं जाना है कैसे, एक नो आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट, और एक विद रिटर्न टाइप। ठीक है, ये रिटर्न आप नो आर्गुमेंट में भी लगा सकते हो। अगर ऐसे मैं किया रिटर्न 100, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो इंट। करेक्ट, जो रिटर्न है हमारा वो नो आर्गुमेंट में भी हो सकता है, आर्गुमेंट में भी हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे। करेक्ट, तो अभी के लिए इसको एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, ऐसे डन। अब इन सारे मेथड को हमें कॉल करना है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं मेन मेथड। बिना कॉल के कोई भी एग्जीक्यूट होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। ये वाला एबीसी है, इसको सिंपली एबीसी हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ प्रिंट नहीं किया, प्रिंट कर देते हैं एबीसी मेथड। ठीक, तो डायरेक्टली हम ऐसे कॉल कर सकते हैं या फिर क्लास के नेम से कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक है। ये वाला अगर मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूँ फिर, क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड वन कॉल करना है तो क्या करें, एक्स वाई जेड वन, देन क्या बोले, कुछ वैल्यू, मतलब क्या कुछ वैल्यू, दो इंटीजर वैल्यू ऐसा बोलते हैं, दो इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर है दो इंट, तो हम भी पास करेंगे दो इंट। ठीक, एक मेथड ये आ गया। ठीक है, सेकेंड है फिर एक्स वाई जेड टू, इसमें भी हम क्या करेंगे, दो इंट वैल्यू पास करेंगे। तो मैं इसे देता हूँ 50, 60। ठीक है, तो दोनों मेथड भी हमारे कॉल हो गए। करेक्ट, अब ये चीज़ है एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। ठीक है, दो है मेरे पास। ये मेथड को अगर मैं डबल से कॉल करता हूँ
तो ये काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कितनी भी बार हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये देखना, मैं जितनी भी बार कॉल कर रहा हूँ उतनी बार अलग अलग वैल्यू भेज सकता हूँ। एक्स वाई जेड अगर मुझे कॉल करना है, हर बार मैं अगर जो कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड वन, अगेन दोनों वैल्यू भी सेम है 10 20 10 20, क्या मैं हर बार अलग वैल्यू भेज सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल। ठीक है, जैसे वहाँ पर था 10 20, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 30 40, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। इन दोनों में डिफरेंस क्या बोला जाएगा? एग्जैक्टली सेम मेथड है, एग्जैक्टली सेम आर्गुमेंट है, बस यहाँ पे जो वैल्यू हम भेज रहे हैं वो डिफरेंट है ना? लेकिन मेथड कौन सा कॉल हो रहा है? दोनों जगह एक ही मेथड कॉल हो रहा है। ठीक, मेथड की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ यूज फॉर कोड रीयूजिबिलिटी। मुझे अगर कोड को रीयूज करना है, ठीक है, देखो कोई भी प्रोडक्ट को अगर यूज करना चाहते हो या रीयूज करना चाहते हो तो अलग अलग पर्सन अलग अलग टाइप से उसको रीयूज करेगा, या आप ही अगर कोई प्रोडक्ट को रीयूज करना चाहते हो तो अलग टाइप से यूज करोगे, है ना? यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड को 2 बार यूज कर रहा हूँ और दोनों बार मैं डिफरेंट वैल्यूज भेजता हूँ, तब भी एक ही मेथड कॉल हो रहा है। इस तरीके से हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, सेम मेथड को दो अलग वे से यूज करके। पहले हमने 10 20 किया, उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। दूसरी बार 30 40 किया, उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। मेथड में कोई देखो वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं है ना? कोई भी वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं है। इन दो में जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू कैलकुलेट होगी, करेक्ट? तो जितनी बार हम एक्स वाई जेड को बुलाते हैं, जितनी बार अलग अलग वैल्यू भेजते हैं, उतनी बार कैलकुलेशन वो हमें मिलते जाएगा वहाँ से। ये डिपेंडेंट नहीं रहता कि वैल्यू क्या भेज रहे हो, बस ये डिपेंड करेगा वैल्यू इंट होना चाहिए, करेक्ट? एक ही मेथड को दो तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो यही होता है बेसिकली कोड रीयूजेबिलिटी। तो ऑटोमेशन में या फिर जावा प्रोग्रामिंग में ना, प्रोग्रामर क्या करते हैं, एक मेथड एक बार बना के रख दिए, इससे मुझे 5 अलग अलग जगह पे कॉल करना है, करेक्ट? ये भी हम देख लिए कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। तो मुझे 5 बार कॉल करना है और पाँचों बार मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप की इंट वैल्यू भेजता हूँ। जैसे इस बार मैंने क्या किया, 10 20 किया, सेकेंड टाइम में क्या है 30 40, तो दोनों भी बाहर ये वैल्यूज़ को कैप्चर करेगी, कैलकुलेट करेगी और यहाँ पर प्रिंट कर देगी, है ना? तो 5 बार अगर मैं डिफरेंट वैल्यूज़ भेजता हूँ तो मुझे हर बार अलग अलग आउटपुट भी मिलेगा, लेकिन मेथड जो रहेगा वो एग्जीक्यूशन में कौन सा यूज़ हो रहा है, सिर्फ एक ही मेथड। क्लियर हुआ यहाँ से? तो जो मेथड का रीयूजेबिलिटी हम बोलते हैं बेसिकली यहाँ से होती है। रीयूज़ करना मतलब ये नहीं है कि इसी को एज इट इज़ लिख दो, ये भी एक तरीका का कोड रीयूजेबिलिटी है, लेकिन बेसिकली कोड रीयूजेबिलिटी मतलब ये होती है कोड को मल्टीपल टाइम यूज़ करो विथ डिफरेंट डेटा, ठीक है? तो ये ऑप्शनल चीज़ है, ये है असली कोड रीयूजेबिलिटी। एक बार जब मेथड को कॉल किया, एक एक वैल्यू भेजा, दूसरी बार कॉल किया, दूसरा वैल्यू भेजा, ठीक? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे इतने में? नहीं, ठीक है। एक्स वाई जेड 50 60, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तो रिटर्न टाइप नहीं था, यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं था, तो ये जो मेथड मैंने बुलाया एक्स वाई जेड वन, इसके अंदर मैंने क्या दिया है, एस ओ पी। ये मेथड को जब हम बुला रहे हैं एक्स वाई जेड वन, तो ये अपने साथ कुछ लेके आएगा क्या रिटर्न में? नहीं लाएगा, करेक्ट? एक्स वाई जेड जब यहाँ पे हमने कॉल किया है, जेवीएम जाएगा एक्स वाई जेड के अंदर, उसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट कर देगा और वापस आ जाएगा, ठीक है? ये अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आया है, ठीक है? दूसरी चीज़, जब भी किसी मेथड के अंदर एसओपी होता है, उस मेथड को हम अगेन एसओपी में नहीं डाल सकते, है ना? मतलब इसी मेथड को अगर मैं ऐसे करूं, ठीक है, एक मेथड लिया और मेथड के अंदर ही उसे कॉल किया, तो एसओपी के अंदर दूसरा मेथड कॉल नहीं कर सकते जिसके अंदर ऑलरेडी एसओपी है, ठीक है? तो ये एरर दे देगा, तो एसओपी के अंदर एसओपी चलता ही नहीं, ठीक है? तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्स वाई जेड वन 10 20, ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये वाला, ये एग्जीक्यूट करके अपने साथ कुछ लाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, नल, एम्प्टी रहेगा, करेक्ट? कुछ नहीं रहेगा, वॉइड रहेगा, इसको बेसिकली वॉइड बोलते हैं। ये रिटर्न क्या किया इसने, वॉइड रिटर्न किया, मतलब नथिंग। तो ऐसा अज्यूम करो इसकी जगह क्या आ गया, वॉइड, है ना?
और वॉइड किसी एसओपी में अगर रखोगे तो वो नहीं चलता। ठीक है, किसी एसओपी में वॉइड रखोगे तो एसओपी नहीं चलता, इसलिए ये क्या दे देता है मुझे, एरर। ठीक है, समझा। अगर किसी भी मेथड में ऑलरेडी एसओपी है, जैसे ये मेथड में एसओपी है और यहाँ भी एसओपी है, इन दोनों मेथड को एसओपी के अंदर ऐसे नहीं बुला सकते। ठीक है, इसको इंडिविजुअली ऐसे ही छोड़ दो, वो खुद ब खुद क्या करेगा, इसमें जाएगा, है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा, वापस आ जाएगा। ऑलरेडी एसओपी उसमें है, काम हो जा रहा है अपना, है ना, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन XYZ2 इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। अभी रिटर्न अगर करवा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एसओपी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लगी है, एसओपी भी है और रिटर्न सी भी है। ठीक है, एक मेथड बना ही देता हूँ, XYZ1 2 3 कर देते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो एक है एसओपी वाला, एक है रिटर्न वाला, और एक में दोनों भी है, एसओपी भी है, रिटर्न भी है। ठीक है, सबसे पहले XYZ हो गया हमारा, XYZ2 की बात करते हैं। जब मैंने XYZ2 कॉल किया तो JVM क्या करेगा, ये मेथड में जाएगा, तो आ जाओ ये मेथड में। आगे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा एक स्टेटमेंट, उसके बाद जो C की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। रिटर्न होना मतलब JVM एग्जीक्यूट करके रिटर्न में कुछ लेके आ रहा है अपने साथ, तो अपने साथ ही रिटर्न में कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आएगा। ठीक है, C की वैल्यू लेके आएगा, तो मतलब ये ऐसे हो गया, ऐसे वैल्यू आ गई। अब जब ये कुछ रिटर्न में लेके आया है, वो वैल्यू को अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो कुछ आउटपुट देगा क्या, वो नहीं देगा। करेक्ट, जैसा कि क्या बोल रहे हैं, अरे बोल के रुक मत जाया करो यार। XYZ2 क्या किया, एग्जीक्यूट किया और रिटर्न में अपने साथ कुछ लेके आया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई C की। हम इसे अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी रन करके बताता हूँ ये कुछ प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक आउटपुट आएगा यहाँ से, 1 2 3 और 4, 4 आउटपुट आने चाहिए, बेसिकली यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। तीन ही आउटपुट आया, चौथा नहीं आया, क्योंकि उसने रिटर्न में लाया है बट हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। तो जो ABC मेथड है वो यहाँ से आया। ठीक है, XYZ मेथड, अच्छा इसको चेंज कर देते हैं, XYZ1। ठीक है, और ये भी XYZ1 है। ठीक है, तो ABC मेथड पहले हमने एक बार कॉल किया, उसका आउटपुट आ गया। XYZ को मैंने 2 बार कॉल किया, दोनों बार मैंने अलग अलग वैल्यूज़ किया। तो पहला जो XYZ1 था उसने कैलकुलेट करके दिया 30, दूसरी बार जब मैंने कॉल किया वो कैलकुलेट किया 30 + 40 70। एक ही मेथड को मैंने 2 बार यूज़ कर लिया। करेक्ट, ये होता है कोड रीयूजेबिलिटी। देन XYZ2 ये भी एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, एग्जीक्यूट तो हुआ है लेकिन यहाँ पे एसओपी नहीं लगा है, मतलब कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बट रिटर्न में कुछ लेके गया है। इसने रिटर्न में कुछ लेके आया है C की वैल्यू, इसे अगर यूज़ नहीं करोगे तो प्रिंट नहीं होगी। इसे क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो ऐसे। ठीक है, ये पहला तरीका, इसको वैल्यू ऐसे दे देते हैं VAL। अब इसको करेंगे प्रिंट VAL, अब जाके वो वैल्यू प्रिंट करेगा। पहले क्या होगा, XYZ एग्जीक्यूट होगा, तो XYZ कहाँ है, ये इसके अंदर की वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न होके यहाँ पे क्या आ गया मेरा C, ऐसे। ठीक है, अभी C की वैल्यू स्टोर हो गई वैल के अंदर, अभी वैल को हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू। करेक्ट, ऐसे। तो ये ना ऐसे लिख लिख के करा करो, समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ रिटर्न हो रही है। तो ये एक तरीका हुआ करने का। इसी का दूसरा तरीका है, इसको डायरेक्टली एक एसओपी में भी ले सकते हो। मैं ले सकता हूँ एसओपी में डायरेक्टली या नहीं ले सकता, XYZ2 इसको, क्योंकि इसमें एसओपी नहीं है। करेक्ट, तो अगर किसी मेथड में जैसे ये वाला मेथड है, इसमें एसओपी नहीं लगा हुआ, मतलब यहाँ कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर किसी मेथड में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, उस मेथड को डायरेक्टली एसओपी में ले सकते हो
और वो प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट कर देगा? क्योंकि एक्स वाई जेड टू अपने साथ क्या लेके आया है, सी की वैल्यू। तो ऐसे दिखेगा वो, मतलब एसओपी में क्या आ गया है, अब सी आ गया, क्योंकि रिटर्न में कुछ आया है। अब एसओपी सी करोगे तो सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। करेक्ट? ऐसा है, ये हमको दिख रहा है कि एसओपी में एक्स वाई जेड लिखा है, बट एक्स वाई जेड जब रिटर्न लेके आता है तो ऐसे हो जाता है, कन्वर्ट होकर ऐसा बन जाता है। मतलब एक्स वाई जेड मेथड की जगह अब क्या रिटर्न आ गया, सी आ गया। अब सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है? तो या तो सी वो रिटर्न वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर दो, या अगर मुझे फ्यूचर में उसे यूज़ करना है तो एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। ये वेरिएबल में स्टोर किए हो, ठीक है, ये कभी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उसे प्रिंट कर दे रहे हैं। इसे दोबारा यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रिंट हो गई। ठीक है? तो ये बेटर होता है कि हम जब रिटर्न करते हैं ना कोई वैल्यू, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। अब इस वेरिएबल को जब चाहो उसको यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है? अब प्रिंट करते हैं। ठीक है? 110 आया पहले वेल के अंदर से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सपांड कर देते हैं। रिटर्न वैल्यू है ना, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये एल। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू क्या आई थी मेरी, 110। और ये 110 को डायरेक्टली हम प्रिंट कर रहे हैं। ये वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर है तो मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, अब आता है एक्स वाई जेड 3। अब मुझे बताओ ये वाले मेथड को हम कैसे कॉल करें, एस ओ पी में करें या नहीं करें, क्योंकि हमारा रिटर्न भी है और एस ओ पी भी है। थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, लेकिन कंफ्यूज होना मत। एक्स वाई जेड 3, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं 500। 500। ठीक है, मैंने कभी लिखा हूँ मैं, अब मुझे बताओ इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं या फिर एस ओ पी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखो और बताओ। तो ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, करेक्ट, इसको वेरिएबल में स्टोर करवा लो। एंड ऐसे देखो। ठीक है, आ गया वो। रिटर्न फ्रॉम एक्स वाई जेड 3। ठीक है, चलेगा। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं, चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं साथ में। ठीक। ठीक है, समझा क्यों होता है ऐसे। एक्स वाई जेड 3 पहले एग्जीक्यूट होगा, अंदर आएगा, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये वैल्यू रिटर्न भी हो रहा है। यही चीज़ अगर यहाँ पे देखोगे, प्रिंट करके अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता। करेक्ट? कुछ नहीं लेके जाता मतलब ये वॉइड आ जाता है ना, और वॉइड को एसओपी में नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड में क्या हो रहा है, प्रिंट करने के बाद रिटर्न में कुछ लेके जा रहा है, तो जो रिटर्न में लेके जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। करेक्ट, इसलिए वो प्रिंट कर रहा है। और यहाँ दूसरा देखोगे, जैसे ये वाला एक्स वाई जेड 1 को देखोगे और ए बी सी को देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ प्रिंट करके वापस चले जा रहा है, अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा। कुछ नहीं लेके जा रहा मतलब वो वॉइड लेके जा रहा है, नथिंग। ठीक है, और नथिंग अगर एसओपी में करते हो तो वो आउटपुट नहीं देता। ठीक है, तो जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, एसओपी अगर रहेगा तो वैसा नहीं है ये है रिटर्न के ऊपर। मतलब अगर वॉइड रिटर्न कर रहा है तो एसओपी में नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, तो ये दोनों देखना पड़ेगा, एसओपी भी देखना पड़ेगा, वॉइड भी देखना पड़ेगा। अभी हम ये सिर्फ देख रहे थे ना एसओपी एसओपी, तब दोनों चीज़ देखना। अगर एसओपी भी है, वॉइड भी है, तब उसको एसओपी में नहीं लिख सकते। एसओपी है लेकिन यहाँ पे वॉइड नहीं है, यहाँ रिटर्न है, तो इसे एसओपी में लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट वो प्रैक्टिस में आएगा। बोलो कोई क्वेश्चन इस पर अभी? ठीक है, यहाँ से देखते हैं, एक्स वाई जेड 1 से देखते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड 1 जब एग्जीक्यूट हो रहा है, एसओपी में प्रिंट करता है।
प्रिंट करने के बाद ये रिटर्न में कुछ लेके जा रहा है क्या? नहीं लेके जा रहा। जब ये रिटर्न में कुछ लेके नहीं जा रहा मतलब ये क्या लेके जा रहा है? वॉइड। ठीक है, यहाँ प्रिंट कहाँ, ये यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को जब हमने कॉल किया तो ये क्या लेके आया? वॉइड लेके आया, तो वॉइड आ जाएगा इसकी जगह पे ऐसे। करेक्ट। ये वॉइड प्रेजेंट है किसके अंदर? एसओपी में। अगर ऐसा होता है तो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो देता है एरर। ये समझा है अभी सबको? ले रहे अभी? अब दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, रिटर्न वाली। एक्स वाई जेड टू, इसको जब मैं बुलाता हूँ ये एग्जीक्यूशन होने के बाद रिटर्न में कुछ वैल्यू लेके जाएगा यहाँ। ठीक है, रिटर्न में कुछ वैल्यू लेके जा रहा है मतलब यहाँ पे आएगा सी, और सी के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है, तो जब प्रिंट करते हैं हम सी को तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ से? अगर रिटर्न टाइप वॉइड रहता है मतलब वो वॉइड रिटर्न कर रहा है, कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। जब कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो उसे हम एसओपी में यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो देता है एरर। करेक्ट। ये दो एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हमने दोनों लिया, एसओपी भी लिया और रिटर्न भी लिया। यहाँ पे क्या होगा? एक्स वाई जेड थ्री में एसओपी पहले प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद ये वैल्यू कुछ रिटर्न में लेके जाएगा, तो एक्स वाई जेड थ्री ये है यहाँ पे, ये रिटर्न में कुछ लेके आया मतलब यहाँ पे आ गया मेरा सी। अब ये सी की वैल्यू जो भी है एसओपी प्रिंट कर देगा। ओके, ठीक है, तो मेथड के अच्छे से प्रैक्टिस करो, कैसे बनाना है, कैसे उसके अंदर कॉल करना है ना। डिफरेंट डिफरेंट आर्गूमेंट यूज़ करो। अगर दो लिया है मैंने तो उनको शफल करके देखो, या उनकी वैल्यूज़ को अलग अलग करो, है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करो। अगर यहाँ पे दोनों भी स्ट्रिंग वो है, इंट है, आप दोनों स्ट्रिंग करके देखो, एक स्ट्रिंग एक इंट, है ना, या एक बूलियन करके देखो, जो भी करना हो आप अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो ये होता है मेथड। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, दो प्रोग्राम्स है, एक ये है और एक ये। अभी तक हमने क्या किया? एक ही प्रोग्राम की चीज़ें उसी के अंदर कॉल किया, उसी में यूज़ किया। हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल मेथड मल्टीपल क्लासेस हैं, एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरे में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इतने सारे हमने मेथड बनाया, और मेथड क्यों बनाया हमें पता है ना, रीयूज़ करने के लिए। करेक्ट, रीयूज़ करने के लिए मेथड बनाया। तो ये जो मेथड को हमने रीयूज़ किया है तो किस में किया है? उसी क्लास के मेन मेथड में किया है। करेक्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ इस क्लास के जो मेथड हमने बनाया है इसको कहाँ पे यूज़ करूँ? ये वाली क्लास में यूज़ करूँ। तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है, एक्स वाई जेड टू। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड टू, और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ मैं 500, 500। यहाँ पे जब मैंने कॉल किया था एक्स वाई जेड को डायरेक्टली, कहाँ गया ये, तो ये एरर नहीं दे रहा था, लेकिन ये एरर दे रहा है। क्या रीज़न हो सकता है? ये जो मेथड है एक्स वाई जेड टू, ये प्रेजेंट है मेथड एग्जाम्पल वाले क्लास के अंदर, मतलब वो उसका लोकल है ना। हम उसे क्या कर रहे हैं, क्लास के बाहर बुला रहे हैं, इस क्लास के बाहर दूसरी क्लास में उसे हम बुला रहे हैं, इसलिए वो क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। ठीक है, स्टैटिक मेंबर को कितने तरीके से बुला सकते हैं? क्लास के नेम से। करेक्ट, यहाँ पे हमने डायरेक्ट भी बुलाया, क्लास के नेम से भी बुलाया। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन क्लास के नेम से करता हूँ, मेथड एग्जाम्पल्स डॉट एरर। ठीक है, तो जो डायरेक्ट बुला सकते हैं ये बेसिकली उसी क्लास के लिए यूज़ करते हैं। क्लास के नेम से अगर बुलाना है तो दूसरी क्लास में अगर कॉल करना है तब यूज़ करते हैं। अब समझ में आएगा दो तरीका क्यों है उसका कॉल करने का। अगर एक ही क्लास में उसी क्लास में अगर कॉल करना है तो डायरेक्ट बुला लो, लेकिन उसे उस क्लास के बाहर किसी और क्लास में बुलाना है तो क्या करो, क्लास का नेम यहाँ पे मेंशन करो, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा ना ये एक्स वाई जेड कहाँ पे है। कहाँ पे मतलब मेथड एग्जाम्पल्स वाली क्लास के अंदर है। ठीक है, और ये डॉट का मतलब मैंने बताया था, क्लास का नेम और डॉट अगर लगा है मतलब उसके अंदर, तो मेथड एग्जाम्पल उसके अंदर क्या है, एक्स वाई जेड टू। तो अब मैं जो एक्स वाई जेड टू बुला रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है? मेथड एग्जाम्पल्स के अंदर से। करेक्ट, और ये कुछ रिटर्न कर रहा था क्या? एक्स वाई जेड टू रिटर्न कर रहा था, वो वैल्यू को हम यहाँ स्टोर कर देते हैं, इंट ए इक्वल टू, और इस ए को प्रिंट कर देते हैं।
या डायरेक्ट एसओपी में भी ले सकते हो। रन करते आ गया 1000। इसको भी हम बोलते हैं कोड रीयूजिबिलिटी, लेकिन डिफरेंट क्लास में। रीयूजेबिलिटी इन डिफरेंट क्लास, और इसी को यहाँ पे लिख देते हैं सेम क्लास। कोड रीयूजेबिलिटी इन सेम क्लास। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। अगर स्टैटिक मेथड को उसी क्लास के अंदर कॉल करना है तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, क्लास के नेम से भी कर सकते हो, लेकिन उस मेथड किसी और क्लास में बुलाना है तो क्लास का नेम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हुआ स्टैटिक। अब एक बना देते हैं नॉन स्टैटिक, वॉइड नॉन स्टैटिक मेथड, इसका नाम दे देते हैं और यहाँ प्रिंट कर देंगे नॉन स्टैटिक मेथड। करेक्ट। इस नॉन स्टैटिक मेथड को इसी क्लास में कॉल करना है तो क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। करेक्ट। तो मेथड एग्जांपल्स मेथड एग्जांपल्स और me डॉट क्या नाम था इसका, नॉन स्टैटिक। ठीक है, इसी चीज को अगर दूसरी क्लास में बुलाना है तब क्या करें, अगेन उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डॉट नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो देखो एक ही चीज़ है इसके लिए, अगर नॉन स्टैटिक है तो हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है ना, और स्टैटिक है तो क्लास के नेम से बुलाओ। क्लियर कैसे बुला रहे हैं हम, तो अज्यूम करो एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड आपने बना के रखा है। और क्यों बना के रखा है, कोड रीयूजेबिलिटी करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मान लो हम एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे, ये पूरा मैं हटा देता हूँ। ये रियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो हम लोग करते हैं ऑटोमेशन में। हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं और क्लास में ना ऐसे बहुत सारे मेथड बना के रख देते हैं, बहुत सारे, एटलीस्ट वो 300-400 मेथड हो गए होंगे अभी तक। इतने सारे हम मेथड वहाँ बना के रखें। ये मेथड क्यों बना है, कोड रीयूजेबिलिटी के लिए। मतलब जब भी मुझे ज़रूरत है किसी और क्लास में, मैं उसे बस इस तरीके से या फिर इस तरीके से कॉल करते रहता हूँ। ठीक है, क्या करना है, एक क्लास के अंदर सिर्फ मेथड बना के रखो, मेन मेथड की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। हमें क्या करना है, इन मेथड को बना के रखो रीयूजेबिलिटी के लिए, और जब जब जिस क्लास में भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं उस मेथड को बस बुला लूँगा डायरेक्टली, मतलब स्टैटिक से या फिर नॉन स्टैटिक से। समझ में, रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ हम लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर क्लास में मेन मेथड होना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये क्लास को एग्जीक्यूट ही नहीं करते। ठीक है, ये वाली जो मेथड एग्जांपल है ना, हम इसको एग्जीक्यूट कभी करेंगे नहीं। हम इसे किस लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ मेथड को रीयूज़ करने के लिए, या मेथड बना बना के रख दो, जब जब मुझे ज़रूरत है मैं बस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अब ये वाली जो क्लास है ना, ये एग्जीक्यूट होगी अपनी। क्लियर हुआ कैसे होता है। ठीक है, हम जो मेथड बना रहे हैं बेसिकली ये मेंबर ऑफ क्लास है ना। मेंबर ऑफ क्लास मतलब ही क्लास के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने ये मेथड क्लास बनाया है, ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस यहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक, जावा के अंदर उसकी खुद की भी क्लासेस होती है। ठीक है, जावा के अंदर उनकी खुद की भी क्लासेस होती है, और वो क्लासेस इसलिए होती है कि हम उसे यूज़ कर पाएँ, जिसे हम बोलते हैं प्री डिफाइंड। अभी तक हमने ये सब प्री डिफाइंड कीवर्ड्स यूज़ किए। अब प्री डिफाइंड मेथड, प्री डिफाइंड क्लासेस भी होती है जावा के अंदर। ठीक है, जो हम जावा डेवलपर्स होते हैं, जावा के प्रोग्राम लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ खुद की बनाते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे हर चीज़ खुद की बनाया, मेथड भी हमने खुद का बनाया, वेरिएबल भी खुद का बनाया, इवन जो क्लास है हमने वो भी खुद का बनाया। ठीक है, इसका क्या यूज़ किया हमने, सिर्फ मेन मेन मेथड, है ना, या फिर बोल सकते हो एसओपी इसका खुद का यूज़ किया। बाकी अभी तक हमने क्या किया, वेरिएबल एंड मेथड हम अपना खुद का बना रहे हैं। ऐसे ही जावा के अंदर उसके खुद के प्री डिफाइंड या सिस्टम डिफाइंड क्लासेस होती है,
और क्लासेस में वेरिएबल भी होंगे और वेरिएबल में मेथड भी होंगे, है ना। तो जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा है वो सारी चीज़ें जावा के अंदर ऑटोमेटिक देखना बनी हुई रहती है। और ये कहाँ दिखेगी? JRE सिस्टम लाइब्रेरी, ये है फोल्डर। यहाँ अगर ओपन करते हो, यहाँ देखो इतने सारे जावा के फाइल दिखेंगे, दिख रहा है अभी? अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी देखो एक जैसे ओपन करता हूँ या मल्टीपल पैकेजेस दिखेंगे, देखो कितने सारे पैकेज हैं। अभी मैंने सिर्फ एक ओपन किया तो इतने सारे, तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है। दूसरा ओपन करते हैं, उसमें इतने अलग, ठीक है। तो हर जैसे वो ना जार बना हुआ, जार जो होते हैं ना अपने घर में, जार होती है, बॉटल्स होती हैं, तो ये ना जार्स बने हुए हैं, क्योंकि जावा की जो फाइल होती है डॉट जार, ठीक है, डॉट जार ये रहती है। ये देखो कितने सारे उसके अंदर। तो ये सब है क्या? जावा के खुद के क्लासेस बने हुए हैं, खुद के प्रोग्राम बने हुए हैं अपना प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। जो डेवलपर्स अपना प्रोग्राम बनाते हैं या फिर ऑटोमेशन इंजीनियर जो अपना प्रोग्राम बनाते हैं, इन क्लासेस की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने अपना खुद का क्लास, अपना खुद का मेथड बनाया था। अब क्या सीखेंगे कि इनके क्लासेस कैसे यूज़ करना, ठीक है, ये समझ में आएगा। कोई भी एक open करते हैं, जावा डॉट यूटिल, ये देखो दिख रहा है डॉट क्लास फाइल। और याद है डॉट क्लास फाइल कब बनती है? कंपाइल होने के बाद। यहाँ पे डॉट जावा फाइल कहीं नहीं मिलेगी, सारी क्या है डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कंपाइल एग्जीक्यूशन के लिए लगता है, और एग्जीक्यूशन के लिए हम सिर्फ उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो सब इग्नोर करो, ठीक है। ये देखते हैं। तो अगर ये वाली फाइल ओपन करते हो, कोई भी फाइल ओपन करते हो ना डॉट क्लास फाइल, यहाँ पे आपको मेन मेथड मिलेगा ही नहीं। अगर मैं फाइंड करता हूँ, कंट्रोल F से फाइंड होता है ना मेन, और ऐसे, ठीक है। मेन ऐसे स्टार्ट होता है, मेन के बाद पैरेंथेसिस। अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको स्ट्रिंग नॉट फाउंड मतलब आपको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखे हुए हैं या डॉट क्लास फाइल है, वहाँ मेन मेथड होता ही नहीं। मेन मेथड नहीं होता तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। देखो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन दे रहे नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये जो क्लासेस होती है ना, ये एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ नहीं करते हम सिर्फ कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है मैं उस पर कॉल कर लूँगा सिर्फ। जैसे करेंसी नाम का एक मेथड बना हुआ है, ठीक है। अब देखोगे नीचे तो और भी मेथड होंगे इसमें, बहुत बड़ा कोड है, देखो डरना मत देख के। ये करेंसी एक नाम का मेथड है, करेंसी नाम के सारे मेथड आएंगे, ठीक है। कोई और खोलते हैं अभी, डिक्शनरी, यहाँ पे बता देता हूँ सर्च करके। देखो यहाँ पे भी मेन है ही नहीं, है ना। ये सब एग्जीक्यूशन के लिए काम नहीं आते, ये सिर्फ मेथड रीयूज करने के लिए, और सारी जगह पे मेथड बना हुआ है। ये देखो डिक्शनरी का मेथड, साइज नाम का मेथड है, इज एम्प्टी मेथड, एलिमेंट्स मेथड, ऐसे करके मेथड है। और मेथड की पहचान हमें पता है, कुछ भी वर्ड लिखे रहेगा और साथ में पैरेंथेसिस होता है। ये पैरेंथेसिस देखो यहाँ पे आर्गुमेंट वाला है, ये नो आर्गुमेंट वाला है। तो जब ये कॉन्सेप्ट अपने को पता रहेगा तभी हम जाके इसको समझ पाएंगे अंदर कि होता क्या है इसके अंदर चीज़ें। अगर मैं ये नहीं बताता इसे आर्गुमेंट नो आर्गुमेंट मेथड होता है, तो आप लोग क्या सोचते बैठे रहते है क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ दो आर्गुमेंट जा रहे हैं, यहाँ पे एक आर्गुमेंट जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या है यहाँ पे चीज़ें। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब इन चीज़ों को अगर मुझे अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँ, ठीक है। कैसे यूज़ करना है बताता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने बताया। स्टैटिक अगर है क्लास के नेम से कॉल कर लो, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बना के कर लो, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली सारी जगह पे नॉन स्टैटिक ही मिलेगा, है ना। कोई भी अगर ओपन करते हो ना ऐसे, जैसे java.io ओपन किया और तो देखो नॉन स्टैटिक, और देखते हैं नॉन स्टैटिक। कोई बता सकता है नॉन स्टैटिक क्यों है? इसका भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं। नॉन स्टैटिक रहने से क्या फ़ायदा है? ये भी नॉन स्टैटिक एक क्लास है वैसे, करेक्ट। तो नॉन स्टैटिक का यही फ़ायदा होता है, जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतनी बार उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन यही स्टैटिक होता है तो हम वैल्यू चेंज कर पाते कि हर बार नहीं होता। तो जैसे ये नॉन स्टैटिक मैंने लिया है,
ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल लेता या फिर कोई आर्गुमेंट लेता, तो अगर मैंने 10 ऑब्जेक्ट बनाया तो हर ऑब्जेक्ट में मैं अलग अलग उसे वैल्यू पास करके देता और वो अलग अलग टाइप से एग्जीक्यूट होता। ये फ़ायदा होता है नॉन स्टैटिक का। लेकिन स्टैटिक बिलोंग करते हैं क्लास से, तो उनकी एक ही वैल्यू एक बार में जाती है। ठीक है, यही रीज़न है कि जावा के जितने भी क्लासेस बने हुए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे नॉन स्टैटिक है। स्टैटिक भी है लेकिन मोस्टली वहाँ पे क्या मिलेंगे, नॉन स्टैटिक ही मिलेंगे। और नॉन स्टैटिक का फ़ायदा अपने को पता है क्यों होता है। ठीक है, तो अगर मुझे जावा डॉट बस जावा डॉट यूटिल है यहाँ पे, करेक्ट। मुझे अगर यहाँ से कुछ बुलाना है, कोई क्लास को बुलाना है, जैसे इसकी डेट है, इसके अंदर के मेथड मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लो उसके अंदर सारे मेथड नॉन स्टैटिक है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ। डेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके अंदर के जो मेथड है वो आ जाएंगे। ठीक है, करके बता देते हैं। डेट डी टी इक्वल टू न्यू डेट। ये तो एरर दे रहा है ना, एरर दे रहा है। किसके अंदर, बेसिकली हम जब भी जैसे ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो ऑब्जेक्ट बनाए थे तो ऑब्जेक्ट बन गया था। ये तो ऑब्जेक्ट बनने पे ही एरर दे रहा है, क्यों होता है ऐसा। यहाँ तो नहीं दिया था एरर, है ना। क्वेश्चन आ रहा है, डेट क्लास ऑलरेडी यहाँ पे है, हम उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फिर भी एरर दे रहे हैं। मेथड एग्जांपल भी था, उसका ऑब्जेक्ट बनाए थे, एरर नहीं आया था। रीज़न, डेट जो है, डेट क्लास समझो ये एक्सटर्नली आ रही है, बाहर से आ रही है। कहाँ से बाहर से आ रही है, हमारा प्रोग्राम कहाँ है, एसआरसी में है या जेआरई में। हमारा प्रोग्राम जो है वो एसआरसी फोल्डर के अंदर है, करेक्ट। हमारा प्रोग्राम एसआरसी फोल्डर के अंदर है। जो डेट है वो प्रेजेंट है जेआरई के अंदर। मतलब ये इंडिया यूएस ऐसा समझो, इंडिया की चीज़ें इंडिया के अंदर ही अगर मैं यूज़ कर पा रहा हूँ वो इजीली आ जाएगी। यूएस की चीज़ें अगर मुझे यहाँ पे यूज़ करना तो क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट बोलते हैं उसे, इम्पोर्ट बोलते हैं। बाहर से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, यूएस से, कनाडा से, कहीं से भी, आप क्या करते हो, इम्पोर्ट करवाते हो। होता है ऐसे, हम बोलते हैं ना इम्पोर्ट हो रही चीज़ें, एक्सपोर्ट हो रही चीज़ें। तो ये समझो एसआरसी अपना इंडिया है या यूएस है। अब यूएस की चीज़ें अगर मुझे इंडिया में बुलाना है, डायरेक्टली थोड़ी आ जाएगा, वो कस्टम वाले पकड़ लेंगे आपको। उसके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह वो सब लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो कभी भी अपने प्रोग्राम में जेआरई की चीज़ें यूज़ करना चाहते हो तो उसे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो डेट है, अभी एरर दे रहा है। यहाँ पे अगर जाओगे, ये बोल देगा डेट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। मतलब उसे पता ही नहीं कि डेट जैसी चीज़ क्या है। मतलब डेट नाम की कोई क्लास है क्या, वो ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है, वो एसआरसी में ढूंढ रहा है। तो पूरे एसआरसी में डेट नाम की क्लास कहीं है क्या, नहीं है। इसलिए उसने क्या दे दिया, नॉट रिजॉल्व टू अ टाइप। उससे समझा ही नहीं वो क्या है, करेक्ट। इसे सॉल्व करने के लिए बस माउस लेके जाओ, ठीक है, ये दे देगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का ऑप्शन दे रहा है, करेक्ट। और ये इम्पोर्ट के अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं। हमें कहाँ से लेके आना है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कहाँ था, बेस में, यूटिल, डेट। ये डेट है, ये कहाँ से आ रही है, जावा डॉट यूटिल नाम के पैकेज में है। तो देखो इम्पोर्ट जब कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं जावा डॉट यूटिल, तो इस पर बस क्लिक कर दो। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये इम्पोर्ट हो गई फाइल। यूएस से हमने इंपोर्ट कर लिया, अब इंपोर्ट कर लिया तो यूज़ कर लो। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, डी टी डॉट, आगे सारे मेथड। जितने ये कट वाले दिख रहे हैं ना, वो मतलब ग्रीन जो कट गया वो हो गया, क्या बोलते हैं, सप्रेस। मतलब वो पुराने हो गए, चलते नहीं अभी। ठीक है, कुछ और मेथड होगा फिर इसको। ठीक है, गेट टाइम करके देखते हैं। किस टाइप के टाइम लेके आया भाई। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि वो क्या लेके आया है। बेसिकली जनवरी 1970 से जितना टाइम अभी हुआ है उसको वो मिली सेकंड में दिखा रहा है। गेट टाइम, ठीक है। तो क्या क्या किया पहले देख लेते हैं। मुझे जे आर ई जो है, सिस्टम लाइब्रेरी, वहाँ की चीज़ें यूज़ करना है। मतलब जावा के जो प्री डिफाइंड चीज़ें है वो यूज़ करना है। तो मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे अगर क्लास का नाम याद है तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो एरर देता है। एरर इसलिए देता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एसआरसी में है,
और जो डेट हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, जेआरई से आ रही है। ऐसी चीज़ें जो बाहर से आ रही है मतलब जेआरई से आती है उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसे पहले करना पड़ता है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका है, एरर आ रहा है, माउस लेके जाओ, इसको बोलते हैं माउस होवर करना, ठीक है, माउस होवर, HOVER होवर। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देंगे इसे कहाँ से इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो मेरा जो पैकेज है वो है java.util, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, java.util, करेक्ट। जैसे इंपोर्ट करते हो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, java.util से एक डेट इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। इस तरीके से हम चीज़ें यूज़ कर पाएंगे जेआरई की, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें भी यूज़ करने वाले, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल था सिर्फ। तो अगर स्टैटिक होता है तो क्लास के नेम से, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू।